अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। नेपाल में भी दंगे मुस्लिम और हिंदू के चल रहे हैं। देखते हैं इस वीडियो के हवाले से कि कौन गलती पे है और कौन गलत जो है साजिश कर रहा है या कहीं ना कहीं किसी के धर्म के ऊपर हानि कर रहा है। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर अगर आप हमारा ओपिनियन अगर जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि क्यों जल रहा है नेपाल, अरे वो नेपाल जो जनजी का प्रोटेस्ट झेल चुका है वो अब हिंदू मुस्लिम के प्रोटेस्ट पर आ चुका है। क्योंकि जब कांवड़ यात्रा गुजर रही थी तो वहां पर मुस्लिमों का आक्रमण होता है और आक्रमण के दौरान कितने लोगों की जान जाती है तो कितने लोगों की नहीं। लेकिन उससे भी बड़ी चीज यार, जब पूरा डिटेल में रिसर्च किया गया कई घंटों तक, तब जानते हो क्या जाकर पता चला? तब कुछ ऐसी चीजें पता चली, ना कोई न्यूज मीडिया वाला ना कोई यूट्यूब चैनल वाला कोई बात ही नहीं कर रहा इसके बारे में कि आखिरकार नेपाल के अंदर अब जो ये सारी अगजली हो रही है वो किस कारण की वजह से हो रही है, किसी को पता ही नहीं। आज आपको पता चलेगा यार। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल इसके बारे में भारत ने नेपाल को 1-2 साल पहले ही कह दिया था कि देखिए आपके अंदर आपके देश में कुछ ऐसे उपद्रवी आ चुके हैं कि वो अगर हिंदू मुस्लिम की हल्की सी भी भनक पाए तो वहां पर पहुंच जाएंगे और आपके यहां आतंक फैलाएंगे। लेकिन तब जो ओली वहां के एक ओली नाम के प्रधानमंत्री थे, जब तख्ता पलट नहीं हुआ था तो इससे पहले वो प्रधानमंत्री थे, उनको भारत ने बताया था लेकिन वो सुना ही नहीं। और आज देखिए वही सारी चीजें अब दिख रही हैं यहां पर। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल नेपाल में कर्फ्यू के बीच हिंसा भड़की 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये क्यों हुआ? वहां पर कर्फ्यू क्यों लगा है? अरे क्या कोरोना आ चुका है? क्या हुआ है? एक बार शुरुआत से समझते हैं। देखो यार, हमने आपको बहुत पहले बताया था कि लगभग 30 तारीख से, मतलब 30 जुलाई से, जब अगस्त आने वाला रहेगा तो जुलाई के लास्ट से कांवड़ यात्रा चालू होगी, जहां पर कुछ लोग रहते हैं जो कांवड़ यात्रा करते हैं। और यही कांवड़ यात्रा भारत के अंदर नहीं बल्कि नेपाल के अंदर भी हो रही थी। तो यहाँ पर कुछ हिंदू निकले थे कांवड़ यात्रा के लिए। तो जानते हो कि यार डीजे बजता है और काफ़ी सारी चीज़ें लेकर जाते हैं। तो बीच में ही कुछ मुसलमानों के साथ झड़प हो जाती है और वो झड़प इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको मैं क्या बताऊं। मतलब एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिले से तीसरे जिले, इस तरीके से ये जो कांवड़ यात्रा का आतंक रहता है, जो उसमें मुसलमान आकर अटैक करना चालू करते हैं, वो मचना चालू हो जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मुसलमानों की इतना दम नहीं है नेपाल के अंदर कि वो आकर के ऐसा काम कर सकें। लेकिन तब भी ये अटैक कैसे हो गया? जब अभी आपको जनसंख्या पता चलेगी कि नेपाल के अंदर हिंदू कितने हैं और मुसलमान कितने हैं तो आप कहोगे यार कैसे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, अभी समझ में आएगा। देखो यार, मैं आपको बताने चाहता हूं कि यार यहाँ पर लाउड स्पीकर, धार्मिक झंडे लगाने को लेकर जो भड़की हिंसा थी, उसी के ही साथ साथ जब ये हिंसा बहुत ज़्यादा भड़क गई तब 3 लोगों की मौत हो जाती है। और यह स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सेना को तैनात कर दिया गया है, और ताकि हिंसा के दौरान जो मंदिर, मस्जिद, दुकानों पर अभी हाल फिलहाल अगजली की जा रही है वो ना की जाए। अब देख रहे हो यहाँ पर बड़े बड़े मॉल जला उठ रहे हैं। ये नेपाल की ओरिजिनल फोटो है, फिर सुनिए तो सही। ये देखो नेपाल है, इसके नीचे यहाँ पर यूपी होगा यानी कि उत्तर प्रदेश, इस साइड होगा बिहार, ठीक है। तो बिहार के ऊपर जो जिले हैं नेपाल के, जैसे कि सिरहा, फिर उसके बाद धनुष, और इधर आप देखोगे मोरंग, ये सारे जो जिले हैं, इन्हीं जिलों के अंदर अभी कांवड़ यात्रा थी और यहीं पर ही काफ़ी ज़्यादा हिंसा भड़की है। और ये हिंसा धीरे 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 आगे की ओर जो जिले हैं यहाँ तक बढ़ते चली जा रही है। अब ये हिंसा क्यों इधर भारत की ही बॉर्डर पर है? ताकि इसका असर भारत तक भी पहुंच सके, क्योंकि ये इधर तो यूपी बिहार है, यहाँ पर भी कांवड़ यात्रा होगी। तो यार भारत और नेपाल के बीच बहुत तगड़ा बॉर्डर नहीं है, ये मत सोचिए कि बहुत तगड़ा बॉर्डर है भारत पाकिस्तान की तरह, नहीं, बहुत नॉर्मल बॉर्डर है। तो ये हिंसा आराम से इधर भड़क सकती है। और दूसरी चीज, भारत ने साल भर पहले ही बता दिया था नेपाल को कि हे नेपाल सुनो, तुम्हारे यहाँ कुछ मुसलमान उपद्रवी आ चुके हैं, जो क्या पता नेपाल के हो ना,
लेकिन हिंदू मुसलमान को लड़ाने की हमेशा बात करेंगे और उनको जैसी कुछ मौका मिला वो तुरंत आ जाएंगे। और आज देखिए आ गए, लेकिन उस टाइम की नेपाल की जो प्रधानमंत्री थे वो सुने नहीं और आज वही भोग रहे नेपाल वाले। अब ये होता कैसे, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर अभी पार्लियामेंट संसद चल रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि एक ठो हम बिल लाएंगे जिसका नाम रहेगा FCRA बिल। इस FCRA बिल के तहत भारत की सरकार जितना पैसा विदेश से आ रहा है उन सब पर नजर रख पाएगी। और ये जब विदेश से पैसा आता है तो आता कहाँ है, किसी के हाथ में तो आता नहीं होगा। विदेश से पैसा मंगाने के लिए काफी लोग खोलते हैं NGO। अब इस NGO के अंदर विदेश वाले पैसा डाले। अब विदेश वाले कहेंगे हे NGO सुनो, इस पैसे को इस्तेमाल करना हिंदू मुसलमान में, इस पैसे का इस्तेमाल करना धर्म को परिवर्तन करने के लिए, इस पैसे का इस्तेमाल करना आतंक फैलाने के लिए। अब क्या नेपाल के अंदर NGO नहीं होंगे? अब इतना जो आतंक फैल रहा है, जो इसको लीड कर रहा होगा उसको तो पैसे चाहिए कई लोगों को खिलाने पिलाने के लिए, इतना आतंक फैलाने के लिए। और जो आतंक फैलाने के लिए सामग्री लगती है वो सब कहाँ से आएंगी? यहाँ से वहाँ तक आतंकियों को भेजने के लिए गाड़ी की व्यवस्था, इन सब में बहुत पैसे लग जाते हैं, बहुत पैसे लग जाते हैं। तो ये सारे पैसे आते हैं विदेश से ताकि देश को तोड़ा जा सके, हिंदू मुस्लिम में लड़ाया जा सके। जो नॉर्मल हिंदू मुस्लिम भाई बहन रहते हैं ना, वो लोग नहीं लड़ते, वो उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती, टाइम ही नहीं मिलता परिवार से वो जाकर लड़ेंगे। तो ये आतंकवाद ही होते हैं जो यहाँ पर आकर आतंक फैलाने का काम करते हैं। तो केवल भारत के अंदर नहीं, ऐसे नेपाल के अंदर भी होता रहता है। देखो, अगर ऐसा हिंदू मुस्लिम के बीच होगा तो सिंपल सी बात है, भारत में ही माहौल बिगड़ेगा। जैसे कि बांग्लादेश के अंदर कुछ समय पहले हुआ था, आपने देखा होगा, दीपू चंद्र दास नाम का जो आदमी था, हिंदुओं को वो लोग मार रहे थे, जला रहे थे, काट रहे थे, कितना सब कुछ हो रहा था। वैसे ही अब नेपाल के अंदर ये लोग चालू कर दिए ताकि नेपाल के अंदर वापस से तख्ता पलट हो सके। क्योंकि भारत और नेपाल के बीच धीरे धीरे रिश्ते काफी अच्छे हो रहे थे। भारत और बांग्लादेश के बीच भी रिश्ते धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं, वाकई में हो रहा है। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत आपको तो सुनाई देगा, कोई भी कितना भी अच्छा मित्र हो देश के लेवल पर। फिर यहाँ पर क्या, हिंदू मुसलमान जो है, अशांति के बाद 3 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री जो हैं वो सोच रहे हैं कि इनको हम शहीद घोषित कर दें और इनको कुछ रुपए भी दे दिया जाए। अब ये 3 कौन शहीद हुए हैं और कितने रुपए मिलेंगे, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। लेकिन समझ में आया कि आखिरकार कैसे आतंक फैलाया जाता है। यही सारे NGO का इस्तेमाल किया जाता है। इस NGO में अमेरिका और बाकी सारे देश वाले पैसा लाकर NGO में डालते हैं और कहते हैं इसको आतंक में इस्तेमाल करना। ठीक है, अब इसी वजह से भारत के अंदर FCRA बिल आ रहा था ताकि भारत के अंदर जो हिंदू मुसलमान करता है, जो धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करता है, जो आतंक फैलाने की कोशिश करता है जो देश, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया इस NGO में इतना पैसा आएगा और आया था और इसको इस्तेमाल किया गया है आतंक में। तो हमें पता चल जाएगा कि ये NGO को तुरंत बंद करो क्योंकि ये NGO आतंक के लिए पैसा इस्तेमाल कर रहा है। और इसी वजह से भारत के अंदर अभी देखोगे कॉकरोच जनता पार्टी, इतना सारा बवाल हुआ ताकि संसद चल ना पाए। और अगर संसद नहीं चल पाता तो FCRA बिल पास नहीं हो पाएगा क्योंकि संसद के अंदर तो पास होता है। अभी देखो, अमित शाह को इतनी ज्यादा जकड़ दिया गया है कि अमित शाह संसद के अंदर आ नहीं पा रहे, मोदी संसद के अंदर बैठ नहीं पा रहे। तो समझ आया। अब आगे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये पूरा का पूरा है 81%, 81 क्या, आप 82% मान सकते हो मोटा मोटा। 82% नेपाल के अंदर हिंदू रहते हैं। जैसे आप और हम रहते हैं वैसे लगभग नेपाल के अंदर भी हिंदू रहते हैं। और ये 2021 के डाटा की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ईसाई 1.7% रहते हैं, लगभग 5-6 लाख के करीब। बौद्ध 8.2% रहते हैं, लगभग 23-24 लाख के करीब। फिर मुसलमान केवल 5% रहते हैं। अब सोचो मुसलमान की क्या इतनी हिम्मत आ जाएगी कि वो चले अगजली करे, पता भी नहीं चलेगा। अब क्या पता अब सारे मुसलमान एक ही जगह पर थोड़ी नहीं इकट्ठा होकर होंगे, 5% हैं, केवल 14 लाख हैं, पूरे देश के अंदर होंगे। तो आखिरकार वो 2-4 मुसलमान कैसे इतना आतंक फैला ले रहे हैं? तो इसी वजह से, क्योंकि वो आतंक हैं, आतंकवाद हैं, उनको पैसे दिए गए हैं। ऐसी कोई नहीं इतना बड़ा बवाल कर देता। इसलिए किया जाता है ये सारी चीजें ताकि देश टूटे। भारत और नेपाल के बीच अच्छे रिश्ते हो रहे हैं तो लोगों से देखा नहीं जाएगा, तो लोग वहां पर पैसा देंगे कि जब कांवड़ यात्री यहां से गुजरे तुम बवाल करो और बवाल के बाद मार करो, कुछ लोग मरेंगे तो यहां पर वापस हिंदू मुस्लिम होगा, भारत के बॉर्डर के पास करना ताकि भारत के अंदर भी इसकी आंच जाए। और अगर आंच जाएगी तो आग लगने की भी संभावना काफी ज्यादा हो जाएगी।
तो समझ आया। अब आप खुद सोचो, 100 लोग हैं, 100 में से 82 लोग हिंदू हैं और उसमें से केवल 4-5 लोग मुसलमान हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनकी इतनी हिम्मत होगी कि वो आकर हिंदुओं से भिड़ जाएं? नहीं यार। और क्या पता उसमें से एक दो मुसलमान कहीं विदेश उदेश हो भी ना वहां पर। सच्चाई तो ये है। तब कैसे ये लोग इतना ज्यादा आतंक फैला दिए? तो ये रियल वाले मुसलमान नहीं है, ये आतंक वाले मुसलमान हैं। ये नेपाल के मुसलमान नहीं, इनको पैसा दिया गया है। सारे मुसलमान खराब नहीं होते और सारे मुसलमान अच्छे भी नहीं होते, सारे हिंदू भी खराब नहीं होते, सारे हिंदू भी अच्छे नहीं होते। यही सच्चाई है। एट द एंड सब हैं इंसान ही। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूर्वी नेपाल में जो हिंसा है वो भड़क चुकी है। भारत से सटे 3 जिलों के अंदर कर्फ्यू लग चुका है। अब देखो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया जा रहा, भारत से सटे। क्यों? क्योंकि भारत के ही करीब हो रही है सारी चीजें और करवाया जा रहा है ये जानबूझ करके। और अगर ये बवाल आपको आगे चल करके बहुत बड़ा देखने को मिले तो चिंता मत करिएगा, ऐसा हो भी सकता है और इसकी आंच यूपी के अंदर, बिहार के अंदर आ सकती है। लेकिन उनको क्या पता कि यूपी में उनका बाप योगी बैठा हुआ है, कौनो कुछ करेंगे कचर के लिए निकाल लेगा। फिर उसके बाद सुनिए तो सही, यहाँ पर नेपाल के अंदर लोग मस्जिद के ऊपर मस्जिद का झंडा निकाल करके नेपाल का झंडा लगा रहे हैं। कई लोगों के घर में इस तरीके से हरा कलर का झंडा लगा था। उस हरा कलर झंडा नॉर्मल देखोगे मुसलमान इस्तेमाल करते हैं, उसको निकाल करके नेपाल का झंडा लोग लगा रहे हैं। तो इस तरीके से अब घर घर तक ये बवाल पहुंच चुका है। और अगर बात करें कौन कौन लोग मारे गए हैं अभी तक, तो उसमें से एक का नाम है ओम प्रकाश मेहता। हाँ, मतलब जैसे इंडियन नाम होते हैं वैसे नेपाल के अंदर भी नाम होते हैं। जय प्रकाश मेहता और गणेश यादव, ये 3 लोग हैं जो मारे गए हैं। और सरकार कह रही है इन 3 लोगों को, इनके 3 परिवार को मतलब 10-10 लाख रुपए दे देंगे और शहीद घोषित करा देंगे कि ये शहीद हुए हैं, नॉर्मल मौत नहीं कही जाएगी। बाकी आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन हाँ, अंतिम सवाल आपसे, अगर आपने नेपाल की राजधानी बता दी ना तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत ही जी अफसोस हुआ, ये जो दुर्घटना हुई है नेपाल में हुई है। 3 जो हिंदू लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। बेचारे जो है इस दंगे में उनके देखें कि प्राण निकल गए हैं। तो हैरान कुन बात यह है कि 14 लाख मुस्लिम हैं और देखें कि इतनी ज्यादा तादाद हिंदू लोगों की वहां है। और कौन से ऐसे मुस्लिम हैं जिनमें इतना ज्यादा साहस आया कि उन्होंने देख लें कि हिंदुओं के साथ टक्कर लेने की सोची। और वाकई इनकी बात सही है, वो मुस्लिम जितने भी होंगे पूरे नेपाल में फैले होंगे। एक जगह पे हो सकता है 100-150 बंदा हो या 500 बंदा भी हो सकता है। तो उनमें इतनी हिम्मत तो नहीं आ सकती ना कि एक पूरी कम्युनिटी जिनकी पूरी संख्या ही बहुत ज्यादा है तो उनके साथ वो टक्कर ले। तो बड़ी हैरानकुन बात है जी। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। पता नहीं क्या ऐसा, कौन सी ऐसी हवा चली है, क्या ऐसा हुआ है। हर मुल्क में ही अमन जो है वो दूर भागता जा रहा है और कह लो कि इस तरीके का माहौल बनता जा रहा है कि जिससे कह सकते हैं कि मृत्यु की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। अगर आप ईरान में देखें, वहां मृत्यु हो रही है। ईरान जो है दूसरे मुल्कों के ऊपर अटैक कर रहा है, वहां कोई जो है दूसरे मतलब गोरों के लोग मारे जा रहे हैं, कुछ आम लोग मारे जा रहे हैं। पिछले काफी अरसे से देख ले वहां मृत्यु हो रही है। पाकिस्तान में आप देख लें तो बहुत ज्यादा संख्या यहाँ भी मृत्यु हो रही है। बेशक अगर कहा जाए BLA हो या पाकिस्तानी हो, वो भी मृत्यु हो रही है। इस तरीके से अभी नेपाल में भी यही सुनने के लिए मिल रहा है। और भी कितने कंट्रियों में ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं जिनको देख के लगता है कि दुनिया के जो लोग हैं मेरे ख्याल में अमन से रहना ही मेरे ख्याल है भूलते जा रहे हैं। यार मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम में वाकई रेडिकल और कट्टर सोच के जो लोग हैं वो बहुत पाए जाते हैं। पर यार इतना भी कट्टर आपको क्या होना है। एक त्यौहार आया है, 1 महीने का मेरा ख्याल है त्यौहार है ये जो कावड़ यात्रा वाला है। तो यार आप 1 महीना अपने साथ रहने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो ढोल निगारे बजाते हैं तो वो उनका कर्तव्य है, उन्हें करने दें। आप उस टाइम जो है अगर वो दिन को निकले हैं तो आप उस टाइम इबादत ना करें, काम रोक दें, अपना काम काज करें। तो जहां कहीं ना कहीं आपको ज्यादा दिक्कत फील हो रही है, आसानी ये तरीका है, आप उस जगह से दूसरी जगह पे चले जाएं। आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मैं ये समझता हूं कि ये जो पैसा है, ये जो एजेंसियां हैं, ये कहीं ना कहीं कह लो कि जिस तरीके से जो तंजीमें काम कर रही हैं हमारे मुल्कों में, इनका बड़ा रोल है हमारे मुल्क के अंदर अमन को तबाह करने का। मैं ये समझता हूं कि नेपाल के लोगों को जरूर सोचना चाहिए कि उनके मुल्क में देख लें कि हुकूमत चेंज हुई है,
वहां के लोगों को अभी जीना आएगा, वहां करप्शन खत्म हुई, हर चीज अभी उनके अंदर कौन सी ऐसी ताकतें मौजूद है, उन्हें जरूर सोचना चाहिए कि उनका अब वो कहीं ना कहीं इनको टारगेट किया जा रहा है कि अब अगर ये सुधरने की तरफ चल पड़े तो इनको दोबारा वर्गलाया जाए, आपस में हिंदू मुस्लिम में लड़ाया जाए या इस तरीके के विवाद खड़े किए जाएं जिनमें वो फिर तरक्की ना कर सके। तो ये नेपाली लोगों को सोचना चाहिए। और दूसरी मेन बात इसमें एक आती है, मेन बात ये आती है कि इंडिया एक ऐसा ताकतवर कंट्री बेशक है, इसकी एजेंसियां बड़ी तगड़ी हैं। एक साल पहले ही इंडिया को ये बात पता चल चुकी थी कि ऐसे दंगे जो हैं नेपाल में कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि पैसा तो पहले आता है ना, प्लानिंग तो पहले होती है ना, तो ये पहले पता चल चुका था। और दूसरा, मैंने पिछले दिनों एक इंडियन ही व्यक्ति को सुना था, वो मेरे ख्याल में अभी उनका नाम मुझे नहीं आ रहा, उन्होंने बताया था कि नेपाल में, उन्होंने 6 महीने पहले बता दिया था कि नेपाल में सरकार जो है वो गिर जाएगी और कहीं ना कहीं वहां का कह लो कि जो जेंजी है या वहां का जो माहौल है, वातावरण खराब होगा। तो देख लें कि इंडिया का वो बंदा था, तो देख लें कि इंडिया ने नेपाल के ऊपर कितनी कड़ी नजर रखी हुई है। अगर वो बॉर्डर जो है उन्होंने खुला इंडिया ने रखा है तो वहां नजर रखी है कि वो हमारे भाई जो है किसी बड़ी मुश्किल में न जाए, पहले ही उन्हें बता दिया जाता है। तो बेअक्ल तो वो कौम होती है, वो लोग होते हैं जो अच्छे वक्त पे अच्छे फैसले नहीं करते। तो यहाँ इनके कह लो कि जेनजीओ के जितना भी प्रदर्शन हुआ था, जितने भी दंगे हुए थे, उसके बाद जो कुछ चेंज हुआ, तो अब उन्हें संभलना चाहिए नेपाली लोगों को। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ यार आपके मुल्क में अभी जो है अमन आया है, आपकी सरकार बदल चुकी है, करप्शन खत्म होने की तरफ जा रही है, तो आपको अभी अक्लमंद बनना है। आपके अंदर कौन से ऐसे चेहरे हैं जो आपके अमन को तबाह करना चाहते हैं और आपको फिर दोबारा दंगाई एक कौम बनाकर पूरी दुनिया में पेश करना चाहते हैं। उन एजेंसियों को देख के उन कह सकते हैं कि जितनी भी ऐसी एनजीओज हैं उनके ऊपर आपको खुद नजर रखनी चाहिए, और ऐसे लोग भी जरूर उनके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए जो आपके इलाके में कभी कभी नजर आए, तो वो हो सकता है ये पैसा देकर आपके मुल्क में ये ऐसा काम करें। बाकी मुसलमान अगर बिल्कुल उन्होंने 3 इन बंदों को अगर मारा है तो बहुत घटिया काम किया है। तो अगर इसमें कुछ दंगाई, कुछ कह लो कि रेडिकल सोच के लोग थे, तो उन्हें जो है उनकी सरकार को ढूंढ के उनको खत्म करना चाहिए। बाकी हिंदू लोग जहां भी देखे जाते हैं तो यार उनके ऊपर जो है आए रोज ही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, बांग्लादेश में भी देखने के लिए मिला, इंडिया में भी काफी ज्यादा ऐसा माहौल देखने के लिए मिलता रहा है। हिंदू लोगों के ऊपर, विचारों के ऊपर जो है अत्याचार होते हैं। अभी नेपाल में भी हिंदू लोगों के ऊपर, तो हिंदू लोग जो है कहीं ना कहीं उनकी जिंदगियां जीर्ण हो रही हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कहाँ से जो है उनके जो ये कह लो कि अपने धार्मिक जो चीजें हैं उनको लेकर लोग कौन से हैं जो उनका ये सारा अमन जो है तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि नेपाल के जो वहाँ पे जाती मुस्लिम, वहाँ के जो शहरी हैं, मैं नहीं मानता कि नेपाल के नागरिक मुस्लिम जो हैं वो इस तरह की स्थिति पैदा कर सकती हैं। मुस्लिम है, एतमाद तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुस्लिम तो कहीं के भी गलत हो सकते हैं। पाकिस्तानी तो वैसे ही रेडिकल हैं, लेकिन ये है कि इंडिया के पिछले दिनों में मुस्लिम जो है वो रेडिकल हुए पड़े थे। वो एक इस्लामिया यूनिवर्सिटी है शायद, वो यूनिवर्सिटी पूरी पकड़ी गई है। तो कितनी बड़ी संख्या में वो कह लें कि हमला करने की साजिश कर रहे थे। ये समझ से बाला तार है मुसलमानों को किस बात की चुल मची हुई है कि दहशतगर्दी में पहले इतना ज्यादा नाम खराब है, टेररिज्म में जहां कहीं भी मामलात बिगड़ते हैं तो उसके पीछे मुसलमानों का हाथ होता है। मुसलमानों को खुद अपनी सोच को चेंज करना होगा, और अपने जो ये इमेज जो खराब हो चुका है, जो करैक्टर खराब हो चुका है, इसको ठीक करने के लिए भाई सही रास्ते पे चलें। आप लोग इंसानियत को फरोग दें, छोड़ दीजिए ये धार्मिक चीजें। अब मॉडर्न दुनिया है, जमाने बदल चुकी हैं, दुनिया बदल चुकी है। अब जो है ना इंसानियत को प्रेफर करिए। ये जो रेडिकल सोच है ना उसको कहीं ना कहीं चेंज करना बड़ा जरूरी है। देखिए कि सबसे बड़ा जो धर्म है ना वो इंसानियत का होता है। आप इंसानियत को प्रेफर कीजिए। कोई किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता है, वो उसका पर्सनल है, उसको रखने दीजिए, उसके पास आजादी है। आप अगर किसी के साथ अच्छा चल सकते हैं तो चलिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना चलिए। लेकिन ये इस तरह से जाने लेना और इस तरह से फितने फसाद करवाना, ये गलती मुझे तो लगता है। और कहीं ना कहीं ये भी मुमकिन है कि मुसलमान जो हैं वो किसी दूसरी जगह से भी गए हों, जो चाहते हों कि नेपाल में इस तरह की स्थिति पैदा कर दी जाए कि जिस तरह से पहले हालात थे उस तरह से फिर से हो जाए। और ये जो चीजें हैं ना, जो इंडिया के साथ कह लें कि हालात बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि नेपाल और इंडिया का अगर बॉर्डर देखें ना तो बिल्कुल नॉर्मल है। इंडियन लोग वहां पे जा सकते हैं, नेपाली यहाँ पे आ सकते हैं, वीजा शीजा की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि इस तरह से बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है। कोई ये नहीं कि चौकियां नहीं है, चौकियां हैं, वहां पे आर्मी भी है, लेकिन किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आते जाते हैं लोग, आजाद है।
तो शायद इंडिया में भी कावड़ यात्रा होने जा रही है, तो उस माहौल को खराब करना और कहीं ना कहीं इंडिया को परेशान करना। अब देखें ना, जिस तरह से ये काकरोच को एजेंसियां जो है वो हैक करके, तो जिस तरह से उन्होंने हाईजैक किया और उनको एक कह लें कि क्या कहेंगे उसको, प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल किया कि ठीक है जी इंडिया का अमन खराब करिए। वो तो बढ़िया बात है कि इंडिया की एजेंसियां जो हैं बड़ी तेज और बड़ा ही समझदार है वो, और उन्होंने इस चीज को समझ लिया था कि भाई इनको किस तरह से डील करना है, तो उन्होंने तो कर लिया। लेकिन नेपाल जैसे कंट्री के लिए बड़ा मुश्किल है इस तरह की स्थिति को कंट्रोल करना। पहले ही नेपाल की काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, अभी तो वो स्टेबल भी नहीं हुआ। तो अभी तो वो कह लें कि पिछला ही नुकसान पूरा नहीं हो रहा था और अभी फिर से इतनी बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। 3 लोगों की जानें चली गई हैं। चलें, सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि उनके जो परिवार वाले हैं उनको कुछ माली इमदाद दी जाएगी, लेकिन माली इमदाद तो ठीक है, लेकिन 3 कीमती जानें वापस थोड़ी आ जाएगी। ये नुकसान कभी नहीं पूरा हो सकता। आप लोग बताएं, क्या कहना है आप लोगों का? क्या ये नेपाल के मुस्लिम हैं या कहीं बाहर से कोई मुस्लिम वहां पे गए और प्री प्लान ये सारा काम जो है वो किया गया है? दुनिया भर में अगर मुसलमानों की हालत देखी जाए तो बद से बदतर होती जा रही है अपने ही कर्मों के बल की वजह से। देख लें कि हिंदू लोगों की कावड़ यात्रा, उसमें इनको फिर भी देख लें कि बाहर से आए हों या यहाँ से मिलके कुछ भी हुआ, बेशक नाम तो मुस्लिम का आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं जो है अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, दूसरों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दूसरों के जो त्यौहार हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल अपनी जुबानें बंद रखनी है और उनके साथ हमने भाईचारे वाला बर्ताव करना है। गंदी जो कह लो कि एक्टिविटी है उसमें शामिल नहीं होना। बिल्कुल जी, यदि आज की वीडियो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।